नमस्कार, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसियम जीएस बोर्ड में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से मेरे द्वारा सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन, इसके अलावा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट की सीरीज चलाई जा रही है। प्रैक्टिस सेट की आज की जो क्लास है ये चौथी क्लास होगी। आज की इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक फंडामेंटल राइट्स अर्थात मौलिक अधिकार और फंडामेंटल ड्यूटीज अर्थात मौलिक कर्तव्यों से बनने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल हैं आपके प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की दृष्टि से भी इन सवालों को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा ऐसी नहीं होती है जिसमें फंडामेंटल से सवाल ना आए अर्थात मौलिक अधिकार से सवाल ना आए। इसलिए आज की जो क्लास है ये आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। यदि आप आज की क्लास का अध्ययन मेरे साथ ठीक तरीके से कर लेते हैं तो आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 1 या 2 सवाल बिल्कुल पक्के हैं। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4। भाग 4 का भारत का मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र, और भारत के जो नागरिकों के अधिकार हैं उसका वर्णन भाग 3 में किया गया है, और यही कारण है कि भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और विश्व का सबसे बड़ा मौलिक अधिकार है, अर्थात भारत के नागरिकों को जो अधिकार पत्र अर्थात भारत का मैग्ना कार्टा दिया गया है ये विश्व का सबसे बड़ा अधिकार पत्र अर्थात मौलिक अधिकार बनता है। तो सही आंसर होगा भाग 3। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से प्रभावित है? ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। भारत का जो मौलिक अधिकार है जिसे मूल अधिकार भी कहा जाता है ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है अर्थात इसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, भारत के मूल संविधान में संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान थे? मूल संविधान से तात्पर्य है वह संविधान जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, अर्थात जो प्रारंभिक हमारा संविधान रहा है, तो उसमें मौलिक अधिकार की संख्या जो थी वो 7 थी, जिसमें समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया था तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है, जिसमें से संपत्ति के अधिकार को बाद में समाप्त कर दिया गया और इस तरीके से वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, तो इसका सही आंसर होगा 7। अगला सवाल है कि भारत के मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में किया गया था? ऑप्शन है अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 34। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 31। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस अनुच्छेद को निरसित कर दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो इसका सही आंसर होगा 31। इसी में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किया गया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? ऑप्शन है 35वां संविधान संशोधन 1975, 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 52वां संविधान संशोधन 1985। इसका सही आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन 1978। 44वां संविधान संशोधन 78 के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन कर दिया गया, अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया और इसे एक कानूनी अधिकार अर्थात संपत्ति के अधिकार को एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, जिसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया और इस तरीके से इसे मौलिक अधिकार से निकाल दिया गया और मौलिक अधिकार से निकलते ही यह एक कानूनी अधिकार बन जाता है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में एक कानूनी अधिकार है। अगला सवाल है कि वर्तमान में संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? ऑप्शन है 6, 7, 5, 11। इसका सही आंसर होगा 6। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें समता का अधिकार अर्थात समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में दिया गया है, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया गया है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संपत्ति के अधिकार
अब मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। इस तरीके से भारतीय नागरिकों को वर्तमान में कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12 से 18, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 23 से 24। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें भारत के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्र समानताएं दी गई हैं। इसमें अनुच्छेद 14 के तहत विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, वंश, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर राज्य किसी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, इसकी बात की गई है। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो ये 14 से 18 तक के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं ये समानता के अधिकार से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर होगा 14 से 18। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकार के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार न्यायोचित है, मौलिक अधिकार नागरिकों के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की गारंटी देता है। अगला है मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। अगला मौलिक अधिकार पर राज्य युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसका सही आंसर होगा कि मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। ये सही नहीं है। सवाल था कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौलिक अधिकार के संबंध में सही नहीं है? तो मौलिक अधिकार न्यायोचित है, अर्थात इसके आधार पर न्याय किया जा सकता है। मौलिक अधिकार नागरिकों के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास की गारंटी भी देता है और मौलिक अधिकार पर राज्य युक्त प्रतिबंध भी लगा सकता है। ये तीनों चीज़ें मौलिक अधिकार के संबंध में सही हैं, लेकिन मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, ये सही नहीं है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है ये भारतीय नागरिकों को और भारत में रहने वाले विदेशी नागरिकों को और भारत में आए हुए विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है, अर्थात सभी प्रकार के नागरिकों को यह अधिकार प्राप्त होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल की सक्रियता के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन है अनुच्छेद 19-20, अनुच्छेद 20-21, अनुच्छेद 20-22 और अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 20-21। अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। तो 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद 13 में दिए गए विधि शब्द की परिभाषा में शामिल नहीं है? ऑप्शन है संसद द्वारा पारित अस्थायी विधियां, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश, प्रत्यायोजित विधान अर्थात कार्यपालिका विधान और संविधान संशोधन। अनुच्छेद 13 में विधि शब्द को परिभाषित किया गया है और अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द की जो परिभाषा दी गई है इसके अंतर्गत अस्थायी विधियां संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधियां आती हैं। अस्थायी विधियां जैसे राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। प्रत्यायोजित विधान कार्यपालिका विधान जिसे कहा जाता है कि प्रकृति में संवैधानिक साधन जैसे कि अध्यादेश, आदेश, उपविधि, नियम, विनिमय, अधिसूचना ये सभी भी विधि शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा विधि के गैर विधायी स्रोत जैसे कि विधि को बल देने वाली जो रूढ़ियां और प्रथाएं होती हैं ये भी विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। लेकिन संविधान संशोधन जो है ये विधि शब्द की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आया, अर्थात इसे कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो सही आंसर होगा संविधान संशोधन। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य शब्द को परिभाषित करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 35। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में राज्य शब्द की परिभाषा को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य के अंतर्गत कार्यकारी एवं विधायी अंगों की संघीय सरकार में क्रियान्वित करने वाली सरकार और भारत की संसद आती है। इसके अलावा राज्य सरकार के विधायी अंग को प्रभावी करने वाली और सरकार और राज्य विधानमंडल ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। सभी प्रकार के स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका, पंचायत और न्यास भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के निकाय अर्थात वैधानिक या गैर संवैधानिक जो प्राधिकरण होते हैं जैसे कि LIC, किसी प्रकार का NGO, ये सभी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं और इस राज्य की व्यापक परिभाषा को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 12। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है?
और किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। ऑप्शन है अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18 और अनुच्छेद 23। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 17। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 वर्णित करता है। ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उपाधियों का अंत और अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत अवसर की समानता की बात की गई है। तो सही आंसर होगा अवसर की समानता। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन है केवल भारतीय नागरिकों को, केवल विदेशी नागरिकों को, दोनों को और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोनों को। जो अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, यह भारतीय नागरिकों को भी प्राप्त है और विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? मूल अधिकारों का संरक्षक। ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका। इसका सही आंसर होगा न्यायपालिका। न्यायपालिका को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। यदि किसी के द्वारा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो आर्टिकल 32 जो है सुप्रीम कोर्ट में जाने की इजाज़त रीट के माध्यम से, और आर्टिकल 226 जो है ये हाई कोर्ट में अपील करने की इजाज़त देता है। तो न्यायपालिका जो है ये मौलिक अधिकारों के संरक्षक के तौर पर माना जाता है। तो सही आंसर होगा न्यायपालिका। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? अब आर्टिकल बेस पर यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, जिसमें 5 प्रकार के रीट की बात की गई है, जिसके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार परीक्षा जैसे रीट आते हैं। और किसी व्यक्ति के द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन पर आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सही आंसर होगा आर्टिकल 32। अगला सवाल है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है केवल। ऑप्शन है संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा द्वारा, संविधान संशोधन द्वारा और सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया द्वारा। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा द्वारा। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा होती है तो उस दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन किया जा सकता है। निलंबन अर्थात उसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है? ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता। इसका सही आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 19 का जो ए है उसके अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है और यह अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके अलावा विधि के समक्ष समानता ये विदेशियों को प्राप्त है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ये भी विदेशियों को प्राप्त है और धार्मिक स्वतंत्रता भी विदेशियों को प्राप्त है। लेकिन अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो सही आंसर होगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार अस्पृश्यता की समाप्ति का उल्लेख करता है? ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार। इसका सही आंसर होगा समानता का अधिकार। समानता के अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर के 18 के बीच में किया गया है, जिसमें आर्टिकल 17 जो है यह अस्पृश्यता का अंत करता है। तो इस तरीके से समानता के अधिकार के अंतर्गत आएगा अस्पृश्यता की समाप्ति। तो सही आंसर होगा समानता का अधिकार। अगला सवाल है प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है। ऑप्शन है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, संविधान के भाग 4 में, प्रशासकीय आदेशों में और अवसर की समानता में। इसका सही आंसर होगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है। इसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो 19 के भाग 1 में है, 19 के क्लोज 1 में है, इसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी निहित है। अर्थात प्रश्न पूछने और जवाब देने का जो अधिकार आपको दिया गया है ये इसी के अंतर्गत आता है 19 के 1 में। अगला सवाल है कि गोपनीयता का अधिकार किस में निहित है? ऑप्शन है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में, शोषण के विरुद्ध अधिकार में, स्वतंत्रता के अधिकार में और समानता के अधिकार में। इसका सही आंसर होगा स्वतंत्रता के अधिकार में। गोपनीयता का अधिकार आपका एक प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल के दौरान भी छीना नहीं जा सकता?
ऑप्शन है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठित होने का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और आवागमन का अधिकार। इसका सही आंसर होगा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में दिया गया है और इसे आपातकाल के दौरान भी नागरिकों से नहीं छीना जा सकता। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन किया गया है और इसी अनुच्छेद के आधार पर आप फंडामेंटल के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यही कारण है कि भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 अर्थात संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। अगला सवाल है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1953, 1978 और 1979। इसका सही आंसर होगा 1953। 1953 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारत में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित करने के लिए एक आयोग का गठन किया था काका कालेलकर की अध्यक्षता में और इसी को प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कहा गया था और इसका गठन 1953 में हुआ था। तो सही आंसर होगा 1953। अगला सवाल है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 1952, 1953, 1978 और 1989। इसका सही आंसर होगा 1989। 1989 में जनता दल की सरकार बनती है इंदिरा गांधी के बाद। मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बनते हैं और मोरारजी देसाई के द्वारा ही जनता दल की सरकार के द्वारा द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसका गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष बीपी मंडल को बनाया गया। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में मोरारजी देसाई के द्वारा 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात मंडल आयोग का गठन किया गया था। तो सही आंसर होगा 1979। अगला सवाल है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? ऑप्शन है बीपी मंडल, जयप्रकाश नारायण, काका कालेलकर और बलवंत राय मेहता। इसका सही आंसर होगा काका कालेलकर। काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था 1953 में। अगला सवाल है कि मंडल आयोग का गठन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, बीपी सिंह, नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी। इसका सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई के द्वारा 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग का गठन किया गया था और इसी को द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग कहा जाता है। इस मंडल आयोग का कार्य भी वही था जो काका कालेलकर आयोग का था। इस आयोग का कार्य था कि भारत में सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित करना। तो सही आंसर होगा मोरारजी देसाई। अगला सवाल है मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग के रूप में कितनी जातियों की पहचान की थी? ऑप्शन है 2743, 27, 3743 और 52। इसका सही आंसर होगा 3743। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की थी और इसमें उन्होंने भारत में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को चिन्हित किया था, जिसमें 3743 जातियां आती हैं, जो कि भारत की उस समय की कुल जनसंख्या के 52% रही थी। तो सही आंसर होगा 3743। अगला सवाल है मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए किस सरकार ने 27% आरक्षण की घोषणा की थी? ऑप्शन है मोरारजी सरकार 1979, बीपी सिंह सरकार 1990, नरसिम्हा राव सरकार 1991 और वाजपेयी सरकार 1999। इसका सही आंसर होगा बीपी सिंह सरकार 1990। बीपी सिंह की सरकार 1990 में बनती है और इसी सरकार के द्वारा मंडल कमीशन की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की गई थी। 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देने की घोषणा की गई थी। यह लागू नहीं हो पाया था, लेकिन इसकी सबसे पहली बार जो घोषणा की गई है वो बीपी सिंह सरकार के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि मंडल आयोग की सिफारिश को किस सरकार ने लागू किया? ऑप्शन है मोरारजी सरकार 1979, बीपी सिंह सरकार 1990, नरसिम्हा राव सरकार 1991 और वाजपेयी सरकार 1999। इसका सही आंसर होगा नरसिम्हा राव सरकार 1991। नरसिम्हा राव सरकार 1991 के द्वारा मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया गया और इसी के साथ 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देना सुनिश्चित किया गया।
और इसे लागू किया गया था। तो सही आंसर होगा नरसिम्हा राव सरकार 1991। अगला सवाल है कि किस केस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया था? ऑप्शन है मेनका गांधी केस 1978, इंदिरा साहनी केस 1992, राम जन्मभूमि केस 2019 और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा इंदिरा साहनी केस 1992। इंदिरा साहनी केस को मंडल केस के नाम से भी जाना जाता है। जब नरसिम्हा राव सरकार ने 1991 में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था, जिसमें ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया था, उसी समय इन्होंने सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था भी की थी और इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया इंदिरा साहनी के द्वारा, जिसे मंडल केस के नाम से जाना जाता है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया और 27% आरक्षण को संवैधानिक बताया तथा 10% अतिरिक्त आरक्षण जो जनरल वर्ग को दिया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो इसका सही आंसर होगा इंदिरा साहनी केस 1992। अगला सवाल है कि पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन है सतनाथन समिति, रामनंदन समिति, अशोक मेहता समिति और थुंगन समिति। इसका सही आंसर होगा रामनंदन समिति। मंडल आयोग की जो सिफारिश आई थी, मंडल आयोग ने देश की कुल जनसंख्या के 52% जनसंख्या को सामाजिक और आर्थिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत रखा था और उनकी कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या के 52% से सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय के अनुसार किसी भी राज्य में आरक्षण का जो प्रतिशत है वो 50% से अधिक नहीं हो सकता। अगर हम 52% आरक्षण ओबीसी वर्ग को देते तो ये सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हो जाता और इसीलिए ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने के लिए क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन किया गया था, क्योंकि हमें इन्हें 27% आरक्षण ही दिया जा सकता था। तो इनको चिन्हित करने के लिए 52% में 27% किनको दिया जाएगा, इसको चिन्हित करने के लिए रामनंदन समिति की सिफारिश के आधार पर क्रीमी लेयर के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और अगला सवाल है संसद द्वारा अधिनियमित कर पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? ऑप्शन है 1993, 1998, 2018 और 2019। इसका सही आंसर होगा 1993। रामनंदन समिति की सिफारिश के आधार पर 1993 में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था सर्वप्रथम, लेकिन इसे भी संवैधानिक मान्यता नहीं मिला हुआ था। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन 2016, 102वां संविधान संशोधन 2018, 103वां संविधान संशोधन 2019 और 104वां संविधान संशोधन 2019। इसका सही आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन 2018। 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में 338 बी को जोड़ा गया, जिसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया और इसी से पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो सही आंसर होगा 102वां संविधान संशोधन 2018। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत सामान्य वर्ग को अतिरिक्त 10% आरक्षण, जिसे ईडब्ल्यूएस कहा जाता है, देने का प्रावधान बनाया गया? ऑप्शन है 101वां संविधान संशोधन 2016, 102वां संविधान संशोधन 2018, 103वां संविधान संशोधन 2019 और 104वां संविधान संशोधन 2019। इसका सही आंसर होगा 103वां संविधान संशोधन 2019। मोदी सरकार के द्वारा 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा 10% अतिरिक्त आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि सामान्य वर्ग को दिया जाएगा और यह सुप्रीम कोर्ट के 50% जो आरक्षण का कोटा है यह उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अर्थात यह एक अतिरिक्त आरक्षण होगा जो कि सामान्य वर्ग को दिया जाएगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है और यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार सजा नहीं दिया जा सकता, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह नहीं बनाया जा सकता और किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया जो अपराध है उस समय उस अपराध के लिए जो सजा है वही उसे दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार
का वर्णन किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19 का सी, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 23। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A को भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था और इसमें शिक्षा का अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। तो सही आंसर होगा 21A। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया? ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन 2001, 86वां संविधान संशोधन 2002, 87वां संविधान संशोधन 2003 और 85वां संविधान संशोधन 2001। इसका सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2001। अगला सवाल है 86वां संविधान संशोधन 2001 से पूर्व शिक्षा का अधिकार का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया था? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 4 क। इसका सही आंसर होगा भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और इसी के आर्टिकल 45 में शिक्षा के अधिकार को रखा गया था, जो कि पहले एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता था, जिसकी कोई संवैधानिक वैधता नहीं थी। अब यह 21 के 1 में आता है और ये फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है और यह एक न्यायोचित प्रक्रिया बन जाती है, अर्थात अब इसके उल्लंघन पर कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, अर्थात इसकी संवैधानिक वैधता है। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधायी कार्यों के न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 32। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 13। अब कुछ सवाल हम लोग मौलिक कर्तव्य का देखेंगे। मौलिक कर्तव्य से पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत संघ रूस और जर्मनी। इसका सही आंसर होगा पूर्व सोवियत संघ रूस, यूएसएसआर के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में बाद में जोड़ा गया है। आगे के सवालों में हम लोग देखेंगे। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 45वां संविधान संशोधन 1980। इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो इसका सही आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला सवाल है कि संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4 क। सही आंसर होगा भाग 4 क। भाग 4 क को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था और इसी में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है कि किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ऑप्शन है रामनंदन समिति, सत्यनाथन समिति, एल.एम. सिंघवी समिति और सरदार स्वर्ण सिंह समिति। इसका सही आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर होगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला सवाल है प्रारंभ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A के तहत कुल कितने मौलिक कर्तव्य थे? ऑप्शन है 8, 10, 11, 12। इसका सही आंसर होगा 10। अगला सवाल है किस संविधान संशोधन के तहत अपने बालकों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना, जो कि 6 से 14 वर्ष के आयु के बालक हैं, मौलिक कर्तव्य में 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया? ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976, 43वां संविधान संशोधन 1977, 44वां संविधान संशोधन 1978 और 86वां संविधान संशोधन 2002। इसका सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों का यह कर्तव्य बनाया गया कि वह अपने बालकों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं, अर्थात उन्हें स्कूल भेजें। तो सही आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में वर्णित नहीं है? ऑप्शन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझना और अपने बड़ों तथा माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना। इसका सही आंसर होगा अपने बड़ों तथा माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना। ये मौलिक कर्तव्यों में
शामिल नहीं है। इसके अलावा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद की भावना का विकास करना, ये भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना, ये भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। इसके अलावा हमारी संस्कृति की गौरवशाली जो परंपराएं हैं उसका महत्व को समझना भी मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। लेकिन अपने बड़ों तथा माता पिता एवं गुरुजनों का आदर करना ये मौलिक कर्तव्यों में शामिल नहीं है। अगला सवाल है, वर्मा समिति जो कि 1999 में आई थी, वर्मा समिति किससे संबंधित है? ऑप्शन है मौलिक कर्तव्यों को संवैधानिक दर्जा प्रदान कराने से संबंधित, मौलिक कर्तव्यों को क्रियान्वयन से संबंधित, शिक्षा के अधिकार से संबंधित तथा सूचना के अधिकार से संबंधित। इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन से संबंधित है। अगला सवाल है, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अनादर करना किस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है? ऑप्शन है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और संविधान संशोधन अधिनियम 1976। इसका सही आंसर होगा राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम। राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत राष्ट्रध्वज या राष्ट्रगण का कोई अनादर करता है या उसका अपमान करता है तो यह एक दंडनीय अपराध माना जाएगा। अगला सवाल है, 6 से 14 वर्ष की उम्र के अपने बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना किसमें निहित है? ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और एक मानवीय अधिकार। इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के जो अभिभावक हैं उनका यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराएं और यह एक कर्तव्य के रूप में दिया गया है जो कि एक मौलिक कर्तव्य है। तो सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य। ये जो 50 सवाल हमने कराए हैं ये मौलिक अधिकार तथा मौलिक कर्तव्यों से संबंधित हैं और यदि मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य से सवाल बना उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में तो मेरा दावा है कि वो इन्हीं से बनेगा। आपकी सुविधा के लिए इन सभी 50 सवालों के सही जवाब मैंने यहाँ पर आंसर की में दे दिए हैं। आप यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस क्लास की PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप एक बेहतर प्रैक्टिस कर सकते हैं और एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।